मेरे बेटे, हम शिकारी हैं। पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं। मैंने मौत को रूबरू देखा था और उस दिन पहली बार मैंने खुद को पहचाना था। रूस के किसी इलाके में कुछ कैदियों को राज्य की जेल में ले जाया जा रहा है। गंतव्य तक पहुंचने से पहले काफिला एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। वहां गार्ड्स कैदियों को केवल 5 मिनट का समय देते हैं ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। उन कैदियों में एक युवक है जिसकी गर्दन पर खोपड़ी का टैटू है। कैदी गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन जब वापस लौटने का समय आता है तो कैदी नंबर 864 गायब होता है। एक गार्ड उसे ढूंढता है, उसे हंसते हुए पाता है। वह कैदी गार्ड को घूरता है और चुपचाप गाड़ी में लौट आता है। जेल पहुँचने पर बाकी कैदी उसे ताने और गालियां देते हैं। हर कैदी को एक सेल दी जाती है और कुछ बुनियादी चीजें दी जाती हैं। अपनी सेल में पहुंचकर वह अपने सेलमेट से मिलता है, जो सीधे सीधे कहता है कि उसे सेलमेट्स पसंद नहीं। कैदी जवाब देता है कि अब दोनों के बीच एक चीज तो कॉमन है। एक दिन जब वह जिम में कसरत कर रहा होता है, कुछ गुंडे उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वे दावा करते हैं कि यह जगह सिर्फ उनके लिए है। कैदी उन्हें नजरअंदाज करते हुए जाने को कहता है, वरना मुश्किल होगी, लेकिन गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए कैदी उनसे भिड़ जाता है। गार्ड्स बीच में आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल के बॉस सेयांग के पास ले जाते हैं। सेयांग एक कुख्यात माफिया है जो जेल के अंदर से भी अपने अपराध साम्राज्य को चला रहा है। सेयांग उससे पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह कौन है। कैदी शांत होकर जवाब देता है कि वह उसे हीरो क्राइम सिंडिकेट का नेता जानता है, जो दुनिया भर में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये सुनकर सेयांग उसे लेकर और उत्सुक हो जाता है और पूछता है कि वह असल में कौन है। कैदी अपना परिचय क्रेवेन के रूप में देता है और कहता है कि वह इंसानों का शिकारी है। सेयांग इसे एक अफवाह मानता है, लेकिन क्रेवेन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, क्योंकि तुम इस सेल से कभी बाहर नहीं निकलोगे तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। इसके बाद क्रेवेन अपनी ताकत से सेयांग और उसके साथियों को बेरहमी से खत्म कर देता है। मिशन पूरा करने के बाद वह जेल से भागने की योजना बनाता है। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत के चलते यह काम उसके लिए बहुत आसान होता है। वह दीवारें तोड़ता है, गोलियों से बचता है और जेल की ऊंची ऊंची दीवारों को पार कर लेता है। जेल से भागते हुए उसका सेलमेट हंसते हुए कहता है कि उसने अपना 3 दिन का वादा पूरा किया। बाहर निकलते ही क्रेवेन बर्फीले तूफान में गायब हो जाता है। एक भेड़िया उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ताकत से वह उसे शांत कर देता है। आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचकर क्रेवेन एक हवाई जहाज पर सवार होता है और अपनी गर्दन से टैटू हटा देता है। वहीं जेल का स्टाफ उस असली कैदी की पहचान करता है जिसकी जगह क्रेवेन ने ली थी। सेर्गे क्राइनोव और उसका छोटा भाई दिमित्री संस्थान के मैदान में घूम रहे थे। तभी उनके शिक्षक ने उन्हें बुलाया और बताया कि उनके पिता निकोलाई उन्हें लेने आ रहे हैं। दोनों भाई हैरान थे, इतने सालों के बाद उनके पिता अचानक क्यों उन्हें लेने आ रहे थे। जब वे गाड़ी में बैठे तो सेर्गे ने उत्सुकता से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसने यह भी कहा कि उनकी माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया होता। निकोलाई ने ठंडे स्वर में बताया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने कहा कि उनकी माँ कमजोर थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए लड़ने की ताकत नहीं दिखाई और आखिरकार हार मान ली। यह सुनकर दिमित्री ने चौंक कर पूछा, क्या आप हमें उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं? निकोलाई ने बेरुखी से जवाब दिया, ऐसे लोग अंतिम संस्कार के हकदार नहीं होते। ये सम्मान उन्हें मिलता है जो इसे कमाते हैं। निकोलाई ने बताया, निकोलाई ने उन्हें सिखाया कि एक शिकारी को कभी डर महसूस नहीं करना चाहिए। उसने याद दिलाया कि हर इंसान किसी न किसी चीज का शिकार होता है। उसने कहा कि शिकार करना एक कला है जो इंसान को प्रकृति के करीब लाता है। उसने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, ये मजेदार होगा। उधर उत्तरी तंजानिया में कैलिप्सो नाम की एक युवा लड़की जो टैरो कार्ड पढ़ने में माहिर थी, अपनी दादी से बात कर रही थी। कैलिप्सो के माता पिता उसे इन कार्ड से खेलने से मना करते थे, लेकिन उसकी दादी ने समझाया कि ये कार्ड खिलौने नहीं है, सही व्यक्ति के हाथों में ये भविष्य की झलक दिखा सकते हैं। दादी ने कैलिप्सो से 3 कार्ड खींचने को कहा जो उसकी किस्मत तय करेंगे। पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस था जो विषय को दर्शाता था। दूसरा कार्ड टॉवर था जो किसी बड़ी आपदा की चेतावनी देता था। तीसरा कार्ड स्ट्रेंथ था। कुछ अशुभ होने का अंदेशा होने पर दादी ने उसे एक दवा दी। इस दवा से असाधारण शक्तियां मिल सकती थीं। बोतल पर एक निशान था जो आत्मा के उस प्रतीक को दर्शाता था जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता था। दादी ने उसे समझाया कि यह औषधि कितनी जरूरी है और सही समय आने पर इसका इस्तेमाल करना होगा। कहीं और निकोलाई एक गजेल का शिकार कर रहा था। उसने अपने बड़े बेटे सेर्गे को बुलाया और समझाया कि ताकत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे शिकारी हैं और कभी शिकार नहीं बन सकते। उन्होंने गजेल के खून को सेर्गे के चेहरे पर लगाया और कहा कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो असल खतरे है। दिमित्री, जो जानवर की मौत से बहुत दुखी था, को निकोलाई ने डांटते हुए कहा कि उसे मजबूत बनना होगा। उस रात दिमित्री ने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन सेर्गे ने उसका साथ दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से अपनी माँ की यादें साझा की। इस बीच निकोलाई अन्य शिकारियों से बात कर रहा था जिन्होंने दिमित्री को अवैध संबंध से पैदा हुआ बच्चा कहा, लेकिन निकोलाई ने अपने छोटे बेटे का बचाव करने के बजाय चुप्पी साध ली। निकोलाई को इस बात पर गर्व था कि उसने अपनी
दिवंगत पत्नी को धोखा दिया। उसी समय उन्होंने झार की मौजूदगी को महसूस किया। निकोलाई ने सभी को सचेत किया कि जब उनका सामना झार से होगा तो वे तैयार रहें। एक शिकारी ने निकोलाई से पूछा कि क्या उसने कभी उस जानवर को देखा है। निकोलाई ने स्वीकार किया कि उसने केवल उस तबाही को देखा है जो झार पीछे छोड़ जाता है। अगले दिन एलेक्सी निकोलाई के पास आया और साझेदार बनने की बात की, लेकिन निकोलाई ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उसने एलेक्सी से कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, वह तो बस एक कमजोर और बीमार प्राणी है। निकोलाई ने आरोप लगाया कि एलेक्सी उसके बेटों को कमजोर बनाना चाहता है। निकोलाई के लिए एलेक्सी एक दयनीय इंसान था। जब वे झार की तलाश में थे तो दिमित्री मन ही मन चाहता था कि झार मिल जाए ताकि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ दें। तभी झार अचानक सामने आ गया। सेर्गे ने पहले उसे मारने का सोचा, लेकिन जब उसने शेर की आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि झार उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन निकोलाई ने बंदूक चला दी। इससे झार भड़क उठा और सेर्गे पर हमला कर दिया। घायल सेर्गे ने दिमित्री से कहा, भागो, अपनी जान बचाओ। झार उसे घसीटते हुए ले गया। दूसरी ओर कैलिप्सो, जो अपने माता पिता के साथ थी, ने शेर को देखा। झार सेर्गे को उसके पास ले आया। कैलिप्सो ने सेर्गे को बचाने के लिए अपनी दादी की जादुई औषधि पिला दी। इसके बाद सेर्गे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जाने से पहले कैलिप्सो ने उसे अपना एक टैरो काट दिया। अस्पताल में सेर्गे ने दम तोड़ दिया, लेकिन 3 मिनट बाद वह वापस जिंदा हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर में दिमित्री और निकोलाई अस्पताल पहुंचे, लेकिन निकोलाई ने सेर्गे को बधाई देने के बजाय डांटा कि वह झार को मारने में नाकाम रहा। इसके बावजूद निकोलाई ने सेर्गे को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया। घर लौटने पर सेर्गे को अपनी माँ का आखिरी लिखा हुआ पत्र मिला। उस पत्र में उनकी माँ ने माफी मांगी थी कि वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसने अपने पिता की आवाज सुनी, लेकिन यह सच में उसके पिता नहीं थे, बल्कि निकोलाई था, जो आवाजें नकल करने में माहिर था। जब सेर्गे अपने पिता के पास पहुंचा तो निकोलाई ने उसे बताया कि दिमित्री मौत के करीब पहुंच गया था। उसने सेर्गे को ताकतवर बनने की सलाह दी और कहा कि वह अपनी माँ और भाई की तरह कमजोर न बने। दिमित्री को अमेरिका भेजा जाएगा, जबकि सेर्गे को वहीं रहकर निकोलाई से ट्रेनिंग लेनी होगी। निकोलाई ने सेर्गे से कहा कि वह अपने असली स्व को स्वीकार करे। उसने कहा, ऐसा करने से तुम्हें इतनी ताकत मिलेगी कि तुम जो चाहो वो कर सको। फिर निकोलाई ने कहा कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। एक कमरे में निकोलाई ने झार को मारा हुआ दिखाया और उसे ट्रॉफी की तरह रखा था। गुस्से में सेर्गे चिल्लाया, झार को मुझे मार देना चाहिए था। उसके पिता ने उसे डांटा, लेकिन सेर्गे ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी एक बाज खिड़की पर आकर बैठा। अजीब बात यह थी कि सेर्गे उसकी आवाज समझ सकता था। उसे महसूस हुआ कि उसका भविष्य उसके पिता के साथ नहीं है। उसने भागने का फैसला किया। भागने से पहले सेर्गे ने कुछ पैसे, पासपोर्ट, टैरो कार्ड और कैलिप्सो की औषधि की बोतल अपने साथ रख ली। भागने के दौरान वह ऊंचाई से गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसे कुछ नहीं हुआ। जाने से पहले दिमित्री ने उससे गुजारिश की कि वह उसे उनके पिता के साथ न छोड़े, लेकिन सेर्गे जानता था कि उसे वहाँ रुकना सही नहीं है। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है, उनकी माँ की जमीन, जहाँ वे कभी साथ में शिकार करते थे। दिमित्री खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और उसने सर्गेई को माफ करने से इनकार कर दिया। उसने सर्गेई को वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। सर्गेई ने माफी मांगी और अपने भाई को भरोसा दिलाया कि वह ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहेगा। जब सर्गेई एक बंदरगाह पर पहुँचा तो उसने कप्तान से रूस ले जाने की गुजारिश की। कप्तान उसकी मदद करने को तैयार हो गया। पश्चिमी रूस में भटकते हुए सर्गेई ने दूर से जंगली भैंसे की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि एक जंगली भैंसे ने तो उसकी रक्षा भी की। सर्गेई अपनी माँ के पुराने केबिन पर पहुंचा, जो अब खराब हालत में था। सोने की कोई जगह न मिलने पर उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वहीं लेटे हुए उसने अपने पिता के सख्त शब्दों और अपनी माँ की कोमल सलाह के बारे में सोचा। सुबह होने पर सर्गेई ने एक भाला बनाया और हिरण का शिकार करने निकला। उसी वक्त उसने अपनी नई, लगभग अलौकिक ताकतों को महसूस किया, लेकिन उसका ध्यान भंग हो गया जब उसने दूर से शिकारी समूह की आवाजें सुनी। उन्होंने पास के जंगली भैंसे को मार दिया था और केवल उनके सींग ले गए थे। सर्गेई ने शिकारी समूह के पास जाकर उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अभी चले जाते हैं और शिकार करना बंद कर देते हैं तो वे उन्हें छोड़ देगा। शिकारी, जो उसे पागल समझ रहे थे, ने उस पर हमला कर दिया। सर्गेई ने तुरंत ही उनमें से कई को हरा दिया और जो बच गए वे भाग गए। शिकारियों का नेता जब अपने बॉस के पास वापस पहुंचा तो उसने देरी के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्होंने रास्ते में एक पागल आदमी से निपटा। उसी समय क्रेवेन ने नेता का सामना किया और बताया कि उसके बॉस मिस्टर टैलन को मार दिया गया है। क्रेवेन ने नेता से उसकी असली पहचान पूछी। जब उसने अपना नाम आंद्रे लविना बताया तो क्रेवेन ने उसकी पहचान की पुष्टि की और उसे खत्म करने का फैसला किया। उसने लविना को क्रॉसबो से मार दिया। न्यूयॉर्क सिटी में कैल को पता चलता है कि उसकी दोस्त सामंथा, जो एक वकील थी और अपराधियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी, को सियोन ने मार दिया। सामंथा के अंतिम संस्कार के दौरान कैलिप्सो भाषण देती है और कहती है कि सामंथा एक ईमानदार वकील थी। दूर से क्रेवेन ये सब देखता है। जब अंतिम संस्कार खत्म हो जाता है तो वह कैलिप्सो के पास आता है। वह उसे अपनी संवेदनाएं देता है और बताता है कि उन्होंने पहले भी मुलाकात की थी।
क्रेवेन उसे बताता है कि उसने उस आदमी का ख्याल रखा जिसने उसकी दोस्त को मारा था। अपनी जेब से वह कैलिप्सो का टैरो कार्ड निकालता है और उसे धन्यवाद देता है। कैलिप्सो बताती है कि ये कार्ड उसकी दादी के थे। जब क्रेवेन उससे पूछता है कि उसने उसे एक कार्ड क्यों दिया था, तो वह जवाब देती है कि शायद उस समय उसे इसकी जरूरत थी। कैलिप्सो को यह अजीब लगता है कि लगभग 20 साल बाद वह उसे फिर से ढूंढने में कामयाब रहा। क्रेवेन समझाता है उसे कैलिप्सो की मदद चाहिए। घर लौटकर कैलिप्सो क्रेवेन की पहचान के बारे में खोजबीन करती है। उसे पता चलता है कि क्रेवेन एक विजिलेंटे हंटर है जो अपराधियों को ढूंढकर बेहद क्रूर तरीकों से खत्म करता है। दोबारा मिलने पर कैलिप्सो क्रेवेन से उसके पहने हुए टाइगर फेंग के बारे में पूछती है। वह बताता है कि वह अपने पास मौजूद किसी भी चीज को हथियार बना लेता है। फिर वह पूछती है कि उसने उस माफिया को क्यों मारा। क्रेवेन बताता है कि उसने लंबे समय से उसका शिकार किया था और ये कैलिप्सो के प्रति धन्यवाद का एक तरीका था। कैलिप्सो को अपने पिता के बारे में पता था और उसने सीधे क्रेवेन से पूछा कि क्या वह भी उसके पिता की तरह एक किलर है। क्रेवेन इनकार करता है और बताता है कि उसे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना था और फैमिली बिजनेस संभालना था। इसी कारण उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और उस जिंदगी से अलग हो गया। सालों से उसने बुरे लोगों को खत्म करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अब लोग उसे हंटर कहते हैं, लेकिन वह खुद को क्रेवेन के नाम से बुलाना पसंद करता है। जब कैलिप्सो पूछती है कि क्या वह यहीं का है, क्रेवेन बताता है कि वह यहाँ का नहीं है, लेकिन उसका भाई पास में ही रहता है। भले ही उनका रिश्ता ठीक न हो, फिर भी वह अपने भाई का ख्याल रखता है और उसे सपोर्ट करता है। कैलिप्सो बताती है कि उसने न्यूयॉर्क में एक वकील के रूप में काम किया, लेकिन बाद में लंदन में बसने का फैसला किया। क्रेवेन उसे अपराधियों की एक लिस्ट देता है जिन्हें खत्म करना है। कुछ को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। वह कहता है कि न्याय पाने के और भी तरीके हैं, भले ही इसके लिए हाथ गंदे करने पड़े। मजाक में कैलिप्सो जवाब देती है कि शायद उसे खुद एक वकील की जरूरत पड़ेगी और उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। दूसरी तरफ एलेक्सी अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। उसका एक कर्मचारी आता है और कहता है कि उन्हें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एलेक्सी खेल में व्यस्त रहता है। कर्मचारी उसे बताता है कि हंटर ने उसके एक साथी को खत्म कर दिया है। एलेक्सी पहले ही जानता है कि हंटर कौन है। अफवाहें कहती हैं कि वह चीते से तेज, लोमड़ी जितना चालाक और बाघ से भी ताकतवर है। कर्मचारी कहता है कि जो भी हंटर की लिस्ट में होता है उसका अंजाम मौत होता है। एलेक्सी अपने कर्मचारी को आदेश देता है कि क्रॉनी के पुराने साथियों के साथ मीटिंग तय करे। मीटिंग में एलेक्सी साफ कर देता है कि वह सियोन के काम को संभाल रहा है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि उनमें से केवल एक को ही उसका पार्टनर बनने का मौका मिलेगा। ड्रग डीलर्स सोचते हैं कि वह मजाक कर रहा है, हालांकि वे उसकी राइनो के नाम से प्रसिद्ध जानते हैं, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। वे उस पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एलेक्सी हमेशा अपने बैग में एक खास सीरम रखता है। ये सीरम उसकी म्यूटेशन को बढ़ा देता है और गोलियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। शांत होकर वह फिर पूछता है कि कौन उसका पार्टनर बनना चाहता है। एक डीलर उसकी बात समझ जाता है और अपने साथियों को मार देता है। इससे उसे एलेक्सी की स्वीकृति और उसके साथ जगह मिल जाती है। उस शाम एक माफिया के बार में दिमित्री गा रहा है और अपनी अनोखी क्षमता दिखा रहा है, जिससे वह किसी भी मशहूर कलाकार की आवाज की नकल कर सकता है। राइनो का नया पार्टनर निकोलाई से मिलता है, जो गर्व से बताता है कि उसका बेटा दिमित्री एक गिरगिट की तरह है और किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। निकोलाई कहता है कि उसे पता है कि उनका बॉस जेल में मारा गया था। निकोलाई ने उन्हें सुरक्षा और समर्थन देने की पेशकश की। बिना किसी झिझक के ड्रग डीलर ने निकोलाई की शर्तों को मान लिया। निकोलाई ने उत्सुकता से पूछा कि उसने इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी, जबकि वह जानता था कि डीलर ने पहले ही एक और गैंगस्टर के साथ सौदा कर लिया था। डीलर ने बहादुरी दिखाने और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन निकोलाई और उसके आदमियों ने आसानी से उसे और उसके साथियों को खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ दिमित्री और निकोलाई ही बच गए। उसने दिमित्री को डांटा कि उसने दूसरों को उनके इलाके में हमला करने दिया और पलटवार नहीं किया। निकोलाई ने कहा कि उसे एक कमजोर इंसान नहीं बल्कि एक लड़ाके की जरूरत है। इसी बीच अलेक्सी को पता चला कि निकोलाई को मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। उसने निकोलाई को हराने का दूसरा तरीका सोचने की योजना बनाई। उसके एक आदमी ने उसे बताया कि किसी ने हंटर का एक वीडियो भेजा है। वीडियो का विश्लेषण करते हुए उन्हें पता चला कि हंटर असल में निकोलाई का बेटा है। हंटर को रोकने के लिए उन्होंने यह जानकारी एक अजनबी को देने का फैसला किया। यह अजनबी एक कुशल इनाम शिकारी था। जब वह अजनबी एक रूसी जेल पहुंचा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 तक गिनते ही उसने उस अधिकारी को काबू में कर लिया जिसने उसे पकड़ा था, और गिनती
पूरी होने तक अधिकारी की सांसें थम चुकी थीं। दूसरी तरफ सर्ज अपने भाई से मिलने गया। उसने फैसला किया कि दिन को अपने भाई के जन्मदिन के जश्न में बिताना सबसे अच्छा रहेगा। चूंकि उसके कपड़े ठीक नहीं थे, दिमित्री ने उसे अपना एक सूट उधार दे दिया। क्लब में सर्ज ने एक जोड़े के लिए दरवाजा खोला और महिला को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। रात के खाने पर दिमित्री ने कबूल किया कि उसे नफरत थी कि उनका पिता उसे कमजोर और परिवार के लिए शर्म की तरह समझते थे। सर्ज ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि उसे इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। उसी समय उनके पिता निकोलाई पार्टी में पहुंचे। उन्होंने दिमित्री को बढ़िया वाइन की एक बोतल तोहफे में दी। निकोलाई ने तीनों को एक साथ टोस्ट करने के लिए कहा और परिवार के महत्व पर जोर दिया। कुछ घंटों बाद सर्ज ने नशे में धुत दिमित्री को उसके अपार्टमेंट छोड़ा। दिमित्री ने कहा कि वह जानता था कि सर्ज उसे लेकर निराश था, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया। सर्ज जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे अपनी माँ की आवाज और आसपास के शोर सुनाई दिए। चैन से सोना पाने के कारण उसने रात पार्क में बिताने का फैसला किया। सुबह उठने के बाद वह अपने भाई के अपार्टमेंट लौटा, जहां उसका एक मेहमान से सामना हुआ। घटना के बाद सर्ज को पता चला कि उसके भाई को अगवा कर लिया गया है। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दिमित्री को बचाने में नाकाम रहा। कोई और विकल्प न होते हुए सर्ज कैलिप्सो के पास मदद मांगने गया। उसने उसे किडनैपर्स के बारे में बताया जो उसने देखा था। कैलिप्सो ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि वह अपने दोस्त से संपर्क करेगी जो किडनैपर्स का पता लगा सके। इसके बाद सर्ज अपने पिता निकोलाई से मिलने गया और पूछा कि क्या उन्हें पता है कि दिमित्री को किसने अगवा किया है। निकोलाई ने कहा कि उसे नहीं पता क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। जल्द ही एक डरावना संदेश आया। एक डिब्बे में सर्ज ने पाया कि किडनैपर्स ने दिमित्री की एक उंगली काट दी है। गुस्से और निराशा में उसने अपने पिता से पूछा कि किडनैपर्स कितनी फिरौती मांग रहे हैं। आदमी जवाब देता है कि फिरौती 20 मिलियन है और उनके पास इसे चुकाने के लिए 4 से 8 घंटे का समय है। सर्ज गिड़गिड़ाकर कहता है कि उन्हें पैसे दे देने चाहिए, लेकिन निकोलाई मना कर देता है। निकोलाई ठंडे दिल से कहता है कि दिमित्री शायद पहले ही मर चुका है। वह सोचता है कि अगर वह खुद अपहरणकर्ता होता तो उसने शुरुआत में ही उसे मार दिया होता। जाते समय सर्ज निकोलाई का मजाक उड़ाता है और उसे डिप्रेसिंग लीजेंड कहता है। दूसरी ओर जब दिमित्री होश में आता है तो अपहरणकर्ता उसे कुछ एंटीबायोटिक्स देता है। दिमित्री उन्हें लेने से मना कर देता है, लेकिन एक बुरी तरह से पिटाई के बाद वह मजबूरी में दवा ले लेता है। इस बीच कैलिप्सो अपने संपर्क से मिलती है जो दिमित्री को ढूंढने के लिए जरूरी जानकारी देता है। कैलिप्सो वहाँ से निकलती है, लेकिन संपर्क यह बताता है कि वह दी स्ट्रेंजर के साथ भी काम कर रहा है जो दोगुनी रकम मांगता है। स्ट्रेंजर अपनी कुख्यात गिनती शुरू करता है और गिनती पूरी होने से पहले ही संपर्क जिंदा नहीं रहता। जब क्रेवन उस व्यक्ति को ढूंढ निकालता है जिसने दिमित्री का अपहरण किया था तो वह उसे दिमित्री के ठिकाने की जानकारी देने का आदेश देता है। अपहरणकर्ता कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक एक मिसाइल गिरती है जो कैथेड्रल को नष्ट कर देती है और दोनों को मलबे के नीचे दबा देती है। दूसरी तरफ वह बताता है कि यह सब रायनो के आदेश पर हुआ था और दोनों ही अब मरने वाले हैं। स्ट्रेंजर को घटनास्थल पर क्रेवन के सिग्नेचर डार्ट्स में से एक मिलता है। दिमित्री होश में आता है और अपने सामने रायनो को पाता है। रायनो उसे बताता है कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। रायनो कहता है कि उसने कभी दिमित्री को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। असली निशाना उसका भाई था जिसे वह खतरनाक मानता है। रायनो फिर जेल का एक वीडियो चलाता है और सच्चाई दिखाता है। दिमित्री खुद हंटर था। निकोलाई ने हमेशा इसे खारिज किया, ये कहते हुए कि उसका भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह हंटर को सिर्फ एक कहानी मानता था, लेकिन अलेक्सी सच्चाई सामने लाता है और कहता है कि हंटर बिल्कुल असली है। हंटर के पास हमेशा एक लिस्ट होती थी और अगर आपका नाम उस पर होता तो वह आपको ढूंढकर खत्म कर देता। अंत में जब हत्यारे क्रेवन के शरीर को मलबे के बीच ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, अलेक्सी एक एक करके सबको खत्म कर देता है। फिर वह कैलिप्सो को फोन करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह खतरे में है। वह उसे देश छोड़ने की सलाह देता है। लंच के दौरान अलेक्सी अपने जीवन और अपने पिता के साथ टूटे हुए रिश्ते के बारे में सोचता है। उसके पिता ने हमेशा उसे कमजोर और सम्मान के लायक नहीं समझा। मजबूत बनने के इरादे से अलेक्सी ने हर संभव तरीका आजमाया। फिर उसकी मुलाकात एक बायोकेमिस्ट माइल्स वॉरेन से हुई। वॉरेन ने ताकत बढ़ाने की एक प्रक्रिया विकसित की थी। अलेक्सी ने बिना देर किए इसे अपनाने का फैसला किया। जैसे ही सीरम का असर हुआ, उसकी त्वचा बदलने लगी और वह राइनो जैसा दिखने लगा। भले ही यह बदलाव डरावना था, अलेक्सी ने प्रक्रिया पूरी की। जल्द ही वह अपने पिता को खत्म करने की योजना बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे एक साथी की जरूरत होती है। निकोलाई सहमत होता है और मानता है कि उसका पिता एक राक्षस था, लेकिन इन सब के बावजूद वह अपने परिवार से धोखा करने से इनकार कर देता है। जब अलेक्सी को यह समझ आता है कि अब निकोलाई उसके किसी काम का नहीं, तो वह दिमित्री को खत्म करने की कोशिश करता है। उसी समय उसे पता चलता है कि हंटर पास में ही है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, स्ट्रेंजर अंदर आता है और अलेक्सी के आदमियों को हरा देता है। अलेक्सी हैरान होकर उससे पूछता है कि वह क्रेवन पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। स्ट्रेंजर बताता है कि उसका मेंटर
दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा था जो उसे भाई जैसा लगता था, लेकिन फिर क्रेवन ने उसे मार डाला। स्ट्रेंजर यह भी बताता है कि इस समय क्रेवन साइबेरिया में है। जब कैलिप्सो और सर्ज एक साथ होते हैं तो सर्ज कहता है कि उसकी माँ का घर वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चलते समय अचानक एक तेंदुआ सर्ज पर झपटता है, लेकिन यह उसका खेलने का तरीका होता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो कैलिप्सो इलाके का पता लगाती है और क्रेवन के हथियारों का बड़ा भंडार देखती है। उसे यह भी पता चलता है कि सीरम को दोबारा बनाने की कोशिशें की गई थी, लेकिन वह बताती है कि यह सीरम दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि इसे बनाने का तरीका सिर्फ उसकी दादी को पता था और उनकी बहुत पहले मौत हो चुकी है। कैलिप्सो सर्ज को चेतावनी देती है कि जल्द या देर से उसकी किस्मत खत्म हो जाएगी और वह सब कुछ खो देगा जो उसे प्रिय है। क्रेवन का सामना करने से पहले स्ट्रेंजर एलेक्सी को एक खास हथियार दिखाता है जो उसने उसे खत्म करने के लिए डिजाइन किया है। एलेक्सी इस हथियार को देखकर प्रभावित होता है और कहता है कि उसे स्ट्रेंजर का तरीका पसंद आया। तभी एलेक्सी के भाई का फोन आता है। एलेक्सी फोन उठाता है और अपने भाई से कहता है कि अपनी सुरक्षा के बदले उन्हें तीनों को साझेदार बनना पड़ेगा। क्रेवन एलेक्सी के साथ काम करने से इनकार कर देता है। उसे रोकने के लिए एलेक्सी अपने आदमी भेजता है, लेकिन क्रेवन आसानी से उन्हें हरा देता है और उनके ही हथियारों का इस्तेमाल करता है। इसी बीच स्ट्रेंजर क्रेवन को सीरम का डोज दे देता है, जिससे उसे भयानक भ्रम होने लगते हैं। क्रेवन को अपने सबसे बड़े डर लाल और नीले मकड़ियों का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेंजर जब क्रेवन को खत्म करने की तैयारी करता है तो वह एलेक्सी के लोगों से कहता है कि वह अकेला ही क्रेवन को मारेगा। तभी कैलिप्सो वहां आकर स्ट्रेंजर को तीर मारकर खत्म कर देती है। हालांकि क्रेवन मरने जैसा दिखता है, लेकिन कैलिप्सो उसे एक और सीरम देकर बचा लेती है और कहती है लीजेंड्स कभी नहीं मरते, अब उठने का समय है। क्रेवन जग का इस्तेमाल करके राइनो को रोकने की कोशिश करता है। राइनो अपना असली रूप दिखाते हुए वापस एक राक्षसी रूप में बदल जाता है। दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। पहले तो क्रेवन को मुश्किल होती है, लेकिन वह राइनो की कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे हरा देता है। जब राइनो मरने की कगार पर होता है तो क्रेवन उससे पूछता है कि जेल का वीडियो किसने भेजा। एलेक्सी मानता है कि यह सब उसके सामने ही था, लेकिन वह इसे पहले नहीं रोक पाया। गुस्से में दिमित्री एलेक्सी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन उसे रोकता है और कहता है कि यह वह नहीं है जो दिमित्री को बनना चाहिए। अपने आखिरी पलों में राइनो इस झगड़े में शामिल होने पर पछताता है। रूस के उत्तर में निकोलाई सो रहा था। तभी उसने अपने बेटे की उपस्थिति महसूस की। उसे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। निकोलाई जवाब देता है कि वह एक हंटर है। फिर वह पूछता है कि उसने राइनो को भेजकर उसे मारने की कोशिश क्यों की। निकोलाई को लंबे समय से पता था कि उसका बेटा ही असली हंटर है और वह अपने बेटे की इस ताकत पर गर्व करता था। वह यह भी जानता था कि उसका बेटा राइनो को खत्म करने में सक्षम था, क्योंकि वह उसका असली खून था। उसे अपने दूसरे बेटे की परवाह नहीं थी। अब निकोलाई चाहता था कि वे तीनों फिर से परिवार बन जाएं। क्रेवन उसे ठुकरा देता है और कहता है कि सालों पहले वह उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसका पिता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तभी एक भालू कैंप में आता है और क्रेवन अपने पिता को मरने देता है। 1 साल बाद सर्ज दिमित्री का जन्मदिन मना रहा था। वह खुश था क्योंकि उसकी पुरानी परेशानियों का अंत हो गया था। अब वह खुद को नया महसूस कर रहा था। कुछ समय पहले उसने एक डॉक्टर से मुलाकात की थी जिसने उसकी काफी मदद की थी। अब वह एक बदला हुआ इंसान था। इसी समय पुराने अपराधी जो उसके पिता के लिए काम करते थे अब दिमित्री के लिए काम कर रहे थे। दिमित्री ने सर्ज को दिखाया कि अब वह एक गिरगिट की तरह अपना चेहरा बदल सकता है। दिमित्री ने उसे बताया कि उसका पिता उसे एक तोहफा छोड़ गया है। जब सर्ज हवेली में वापस आया तो उसने पाया कि उसके पिता को अपने गलत कामों का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वह खुश था कि उसे उसके जैसा बेटा मिला। क्रेवन ने अपनी लॉ एंड वेस्ट पहनी और यही फिल्म खत्म हो जाती है।